तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साइंस फिक्शन जॉनरा की एक बहुत ही बढ़िया फिल्म के बारे में जिसने बॉक्स ऑफिस पर आज तक सबसे ज्यादा कमाई की है। 2009 में आई एवटार मूवी अपने समय से बहुत आगे थी। इसके विजुअल इफेक्ट्स और स्टोरी काफी जोरदार है, जिसकी वजह से इस फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड के साथ साथ कई सारे दूसरे अवार्ड्स भी जीते। इस मूवी में हमें एक अलग दुनिया और बिल्कुल अलग तरह के लोग दिखाए गए हैं। फिल्म की स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए आज मैं एवटार मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं। इस फिल्म में हमें 22वीं सेंचुरी यानी भविष्य का समय दिखाया गया है, जहां सब कुछ बहुत एडवांस हो गया है। साइंस और टेक्नोलॉजी में दुनिया ने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन इसी के साथ अब धरती की जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होने लगे हैं। इसीलिए साइंटिस्ट दूसरे प्लैनेट्स की खोज चालू कर देते हैं। इसी दौरान उन्हें एक सोलर सिस्टम मिलता है जिसमें एक प्लैनेट था पॉलीफेमस। वो ग्रह तो रहने लायक नहीं था, पर उसका एक चांद यानी मून था पेंडोरा, जो कि पृथ्वी के जितना ही बड़ा था और काफी हरा भरा था। इस चांद पे बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज थे, इसीलिए इंसान वहाँ पहुँच जाते हैं और उस जगह की रिसर्च करना शुरू करते हैं। पेंडोरा पर साइंटिस्ट को अनोप्टेनियम नाम का एक बहुत ही खास एलिमेंट मिलता है, जो कि काफी अच्छा एनर्जी कंडक्टर था। इसीलिए उसकी कीमत 100 करोड़ रुपए पर किलो थी, जिसकी वजह से RDA यानी रिसोर्सेज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नाम की एक कंपनी वहां जाकर उस एलिमेंट की माइनिंग चालू कर देती है। पेंडोरा पर बहुत सारी एलियन प्रजाति भी मौजूद थी, जिनमें से सबसे खास थे इंसानों के जैसे दिखने वाले नावी लोग। उन्हें टेक्नोलॉजी पसंद नहीं थी और वो प्रकृति के साथ एक होकर जंगल में शांति से रहते थे। दूसरी तरफ RDA के साइंटिस्ट पेंडोरा को एक्सप्लोर करना चाहते थे, लेकिन यहाँ के एटमॉस्फेयर में इंसानों का जीना बहुत मुश्किल था। इसीलिए साइंटिस्ट इस काम के लिए एक रास्ता निकालते हैं। वो नावी और इंसानी DNA को मिलाकर एक हाइब्रिड बॉडी बनाते हैं, जिसे एवटार कहा जाता है। ये क्लोन शारीरिक रूप से एक नावी था, मगर उसमें खुद की कोई कॉन्शियसनेस यानी जान नहीं थी। उस बॉडी में एक मशीन के जरिए इंसान अपनी कॉन्शियसनेस डाल के उसे ऑपरेट कर सकता था। इस एक्सपेरिमेंट के सफल होते ही धरती के साइंटिस्ट उन एवटार का इस्तेमाल करके पेंडोरा के जंगलों की रिसर्च करने लग जाते हैं। इस तरह से उनका असली शरीर वहाँ के एनवायरनमेंट से सुरक्षित रहता है। इसके बाद सन 2145 में एवटार प्रोग्राम की हेड डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टिन को पेंडोरा में फील्ड मिशन के लिए एक साइंटिस्ट की जरूरत पड़ती है। ग्रेस की मदद करने के लिए टॉम सली नाम के एक जवान साइंटिस्ट को चुना जाता है, जो कि पृथ्वी पर रहता था। RDA वाले टॉम के DNA के साथ नावी DNA को मिलाकर उसके लिए एक एवटार बनाते हैं और टॉम को 3 साल तक धरती पर ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन फिर सन 2148 में उसके पेंडोरा जाने से पहले ही एक चोर टॉम का मर्डर कर देता है। RDA वालों ने टॉम का एवटार बनाने में काफी पैसा खर्च किया था और अब एक नए इंसान के लिए दूसरा एवटार बनाना उनके लिए नुकसान वाली बात थी। इसलिए वो लोग टॉम के भाई जेक सली को उसकी जगह लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि टॉम और जेक दोनों जुड़वा भाई थे और उनका DNA सेम था। इसलिए जो एवटार टॉम के लिए बनाया गया था उसमें जेक की कॉन्शियसनेस को इजीली ट्रांसफर किया जा सकता था, पर जेक साइंटिस्ट नहीं था। वो पहले US मिलिट्री में एक सोल्जर था, जहां लड़ाई में घायल होने से उसके दोनों पैर पैरालाइज हो गए थे। तब RDA वाले जेक से मिलके उसे एवटार प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बोलते हैं और बदले में वो उसे बहुत सारे पैसे देने की बात करते हैं। इसलिए जेक इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जेक एक स्पेसशिप से 6 साल तक ट्रेवल करता है और सन 2154 में पेंडोरा पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात ग्रेस ऑगस्टिन से होती है। ग्रेस जेक को वहां देखकर खुश नहीं होती, क्योंकि उसे एक साइंटिस्ट की जरूरत थी, ना कि सिपाही की। लेकिन उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो जेक को एवटार प्रोग्राम में शामिल कर लेती है। फिर जेक और उसके एक साथी नॉर्म, उन दोनों की आत्मा को उस नए शरीर में डाला जाता है। इस प्रोसेस में उनकी ह्यूमन बॉडी सो जाती है और वो लोग एवटार बॉडी में जाग उठते हैं। जेक बहुत ही जल्दी अपने नए शरीर को अच्छी तरह इस्तेमाल करना सीख जाता है। इसी बीच RDA की सिक्योरिटी फोर्स के हेड कर्नल कॉरिज को पता चलता है कि जेक पहले एक सोल्जर था और उसने कई बड़ी जंग लड़ी है। इसीलिए कर्नल जेक से मिलके उसे बोलता है कि वो सिर्फ नाम के लिए ही डॉक्टर ऑगस्टिन के साथ काम करे और नावी लोगों की सारी जानकारी उसे आकर बताए। असल में RDA के मालिक पार्कर सेल्फ्रिज को
किसी भी कीमत पर वो अनॉब्टेनियम चाहिए था, जिसे हासिल करने की जिम्मेदारी उसने कर्नल कॉरिच को दी थी। कर्नल चाहता तो वो आसानी से अपनी फौज और हथियारों से नावी पे हमला करके उनकी जमीन से अनॉब्टेनियम निकाल सकता था, लेकिन वो ये काम शांति से करना चाहता था। इसीलिए उसने जेक को चुना और उसे नावी की कमजोरी पता लगाने को कहा, ताकि वो उन्हें आसानी से रास्ते से हटाकर वो अनॉब्टेनियम निकाल सके। इसके बदले में कर्नल जेक के पैरालाइज पैर ठीक कराने का वादा करता है, इसीलिए जेक उस काम के लिए राजी हो जाता है। फिर एक दिन ग्रेस, जेक और नॉम ये लोग अपने एवटार रूप में जंगल में रिसर्च करने जाते हैं, जहां प्लांट्स की स्टडी करके डॉक्टर ऑगस्टीन को पता चलता है कि पेंडोरा के सभी पेड़ पौधे एक खास बायोलॉजिकल नेटवर्क से आपस में जुड़े हैं। इसी दौरान जेक इनसे थोड़ा दूर होकर जंगल में टहलने लगता है। तभी एक खतरनाक जानवर उस पर हमला कर देता है। तब जेक उससे बचकर भागता है और वो अपनी जान बचाने के लिए एक झरने से नीचे कूद जाता है। इसकी वजह से वो अपने साथियों से अलग हो जाता है। ग्रेस और नॉम जेक को जंगल में काफी ढूंढते हैं, लेकिन क्योंकि अब रात होने वाली थी, इसीलिए उन्हें मजबूरी में वापस लौटना पड़ता है। इधर जेक जंगल में अकेला भटक रहा था। तभी नेटेरी नाम की एक नावी लड़की उसे देख लेती है। जेक के इंसानी कपड़ों से वो ये समझ जाती है कि वो एक एवटार है, जो कि पहले भी उनके बीच आ चुके हैं, लेकिन नावी और इंसानों में कभी अच्छा रिश्ता नहीं बन पाया, क्योंकि इंसान उनके प्राकृतिक संसाधन चुराना चाहते हैं। इसीलिए नेटेरी जेक को मारने के लिए अपना हथियार उठाती है, पर जैसे ही वो तीर चलाने लगती है, तभी एक पेड़ का बीज, जो कि एक जिंदा प्राणी जैसा था, वो नेटेरी के तीर के सामने आ जाता है। इसीलिए वो रुक जाती है, क्योंकि वो बीज आत्मा के पेड़ का था, जिसे नावी बहुत पवित्र मानते थे और उसमें उनकी देवी एवा का वास था। इसके बाद रात में जेक पर कुछ जंगली जानवर हमला कर देते हैं। वो अकेला उनसे लड़ नहीं पा रहा था। तब वहाँ पर नेटेरी आती है और वो उसकी जान बचा लेती है। इसीलिए जेक उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन नेटेरी उसे मना करती है। तभी वो पवित्र पेड़ के बहुत सारे बीज वहाँ आकर जेक के शरीर पर बैठ जाते हैं। इससे नेटेरी को लगता है कि ये एक शुभ संकेत है और उसे जेक पर भरोसा हो जाता है। इसलिए वो उसे अपने कबीले में लेकर चली जाती है। वो ओमाटिकाया कबीला एक पेड़ के चारों ओर बसा हुआ था, जिसे होम ट्री कहा जाता है। वहाँ उस कबीले के सरदार, जो कि नेटेरी के पिता थे, वो जेक को मारने का फैसला करते हैं, क्योंकि इंसानों ने पेंडोरा को बहुत नुकसान पहुंचाया था। लेकिन तब नेटेरी उन सबको वो शुभ संकेत के बारे में बताती है, जिसे सुनकर उसकी माँ, जो कि उस कबीले की धर्म गुरु थी, वो जेक को अपने साथ रहने का मौका देती है और वो उसे नावियों के तौर तरीके सिखाने का फैसला करती है। जेक को ट्रेन करने की जिम्मेदारी नेटेरी को दी जाती है। फिर जेक उन सबके साथ खाना खाकर सो जाता है। इससे उसकी आत्मा वापस अपने असली शरीर में आ जाती है। वहाँ जेक सबको बताता है कि वो अब नावियों के साथ रह रहा है और वो लोग उसे ट्रेनिंग देने वाले हैं। ये सुनने के बाद पार्कर सेल्फ्रिज और कर्नल कॉरिच जेक को बोलते हैं कि उसका असली मकसद है नावियों को उनके गांव से दूर ले जाना, क्योंकि आईडीए को उस जगह के नीचे अनॉब्टेनियम का भंडार मिला है। कर्नल उसे ये काम पूरा करने के लिए 3 महीने का टाइम देता है। उधर ग्रेस को ये पता चल जाता है कि जेक कर्नल को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जिसकी वजह से उसकी रिसर्च खराब हो सकती थी। इसीलिए वो अपनी एवटार मशीन्स के सेटअप को आईडीए के हेडक्वार्टर से दूर एक सुनसान पहाड़ पर लेकर चली जाती है, ताकि कोई उनके काम में दखल न दे। इसके बाद जेक अपने एवटार शरीर में ट्रेनिंग करना शुरू करता है। नेटेरी उसे वहाँ की भाषा, हथियार चलाना और जानवरों पे सवारी करना सिखाती है। जेक ये सब काफी जल्दी सीख जाता है और नावियों का भरोसा जीतने लगता है। इसका फायदा उठाकर वो ग्रेस के एवटार रूप को भी वहाँ लाने की परमिशन ले लेता है। अब जेक की ट्रेनिंग को 3 महीने पूरे होने वाले थे, लेकिन वो अब तक ओमाटिकाया कबीले को उनके गांव से हटा नहीं पाया था। इसीलिए कर्नल कॉरिच उसे वार्निंग देता है। तब जेक उन्हें बोलता है कि उसकी ट्रेनिंग अब खत्म होने वाली है, जिसके बाद नावी लोग उसे अपने कबीले में शामिल कर लेंगे। तब वो उन्हें वहाँ से हटाने की बात करेगा। फिर कुछ ही दिनों बाद ओमाटिकाया कबीले वाले जेक को रीति रिवाज के साथ अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं और वो एक नावी कहलाता है। तब नेटेरी उसे उस पवित्र पेड़ के पास लेकर जाती है। वहाँ वो जेक को बोलती है कि वो अब एक नावी बन चुका है, इसीलिए वो उनमें से अपने लिए एक साथी चुन सकता है। जेक नेटेरी को चुनता है और वो भी उसे चुन लेती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे। उसके बाद वो दोनों साथ में रात गुजारते हैं। अगले दिन सुबह आईडीए वाले एक बुलडोजर लेकर जंगल को तबाह करने पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब 3 महीने का समय पूरा हो चुका था।
तब जेक उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकते और जंगल का कुछ हिस्सा बर्बाद कर देते हैं। इसकी वजह से ओमटिकाया कबीले वालों का जेक और ग्रेस पर से भरोसा उठ जाता है और वो लोग इंसानों के साथ जंग की तैयारी शुरू कर देते हैं। उधर पार्कर और कर्नल कैमरे में ये देख लेते हैं कि जेक उनके बुलडोजर पे हमला करके उसे रोकना चाह रहा था। तब कर्नल जबरदस्ती जेक को उसके अवतार रूप से बाहर लाता है और उससे पूछताछ करता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि नावी किसी भी हालत में अपना गांव नहीं छोड़ने वाले। इसलिए कर्नल उन्हें वहां से जबरदस्ती हटाने का प्लान बनाता है और नावी के होम ट्री को तोड़ने का फैसला करता है। तब ग्रेस उन्हें रोकने की कोशिश करती है और समझाती है कि उस पेड़ के नीचे उनका पूरा कबीला रहता है और जंगल के सभी पेड़ पौधे एक बायोलॉजिकल नेटवर्क से जुड़े हैं। लेकिन आईडीए वालों को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। तब जेक पार्कर से एक आखिरी मौका मांगता है नावी लोगों को वहां से हटाने के लिए। फिर जेक और ग्रेस अपने अपने अवतार में ओमटिकाया कबीले के पास जाते हैं और उन्हें गांव छोड़ने के लिए समझाते हैं। इसी दौरान जेक उन सबको अपनी सच्चाई बता देता है कि वो पहले आईडीए का जासूस बनकर वहां आया था और उसे ये मालूम था कि एक दिन उन्हें वहां से हटाया जाएगा। ये सब सुनने के बाद नेटिरी और पूरे कबीले वाले जेक से नफरत करने लग जाते हैं। तभी कर्नल अपनी आर्मी लेकर जंगल पहुंचता है और उनके होम ट्री को बॉम्ब से गिरा देता है, जिससे कई नावी की मौत हो जाती है। नेटिरी के पिता भी उस हमले में मर जाते हैं। इसके बाद जेक, ग्रेस और नॉर्म को उनके इंसानी रूप में एक जेल में कैद कर दिया जाता है ताकि वो नावी लोगों की मदद न कर सके। तब ग्रेस के 2 टीम मेंबर्स वहां आकर उन्हें आजाद कर देते हैं। फिर वो लोग एक प्लेन लेकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जाते वक्त कर्नल उन पे गोली चला देता है, जिससे ग्रेस घायल हो जाती है। इसके बाद ये लोग अपनी मशीन्स लेकर जंगल में पहुंचते हैं और वहां से जेक दोबारा अपनी अवतार बॉडी में आता है और अब वो फिर से नावियों का भरोसा जीतने के लिए टोरुक नाम के एक बड़े से ड्रैगन को काबू करने का फैसला करता है, क्योंकि जो भी उस ड्रैगन को अपने वश में करता है वो टोरुक माक्टो यानी नावी का मसीहा बन जाता है। अब तक सिर्फ कुछ ही लोग ऐसा कर पाए थे। जेक अपने एक पालतू ड्रैगन की मदद से आसमान में जाकर टोरुक को ढूंढता है और ऊंचाई से उस पर कूद के उसे अपने काबू में कर लेता है। इसके बाद जेक उस ड्रैगन के साथ ओमटिकाया कबीले के पास पहुंचता है। जेक को टोरुक के साथ देखकर सब लोग उसे अपना मसीहा मान लेते हैं। फिर वो सबको एकजुट होकर आईडीए वालों से लड़ाई करने के लिए बोलता है और दूसरे कबीलों को भी मदद के लिए बुला लेता है। अब सभी नावी टोरुक माक्टो यानी जेक का हुक्म मानने लगते हैं। फिर वो लोग ग्रेस को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके घाव बहुत गहरे थे, इसीलिए वो मर जाती है। इसके बाद जेक आत्मा के पेड़ के पास जाकर एवा से मदद के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि वो जानता था कि नावी की फौज आईडीए के सामने टिक नहीं पाएंगी। दूसरी तरफ कर्नल अपनी सेना और हाईटेक हथियार के साथ जमीन और आसमान दोनों तरफ से जंगल पे हमला करता है। इधर नावी भी बराबरी से जवाब देती है। फिर शुरू होती है एक खतरनाक जंग। एक तरफ इंसान हेलीकॉप्टर और मशीन गन्स के साथ लड़ रहे थे और दूसरी तरफ नावी अपने तीर कमान और जानवरों के साथ मुकाबला कर रहे थे। कर्नल की फौज नावी पर बहुत भारी पड़ती है और वो लोग हारने की कगार पे पहुंच जाते हैं। तभी पेंडोरा के बहुत सारे जंगली जानवर उनकी मदद के लिए वहां आ जाते हैं। आसमान में ड्रैगन्स उनके हेलीकॉप्टर को तबाह करने लगते हैं और जमीन पर बड़े राइनो और भेड़िए जैसे प्राणी सभी सोल्जर्स को खत्म कर देते हैं। ये देखकर नेटिरी समझती है कि एवा ने जेक की प्रार्थना सुन ली। फिर जब कर्नल का प्लेन तबाह होने लगता है तो वो एक हाईटेक आर्मर पहनकर जंगल में उतरता है। यहाँ वो नेटिरी के साथ लड़ाई चालू करता है, जो कि एक बड़े जानवर के साथ कर्नल से लड़ रही थी, लेकिन वो उस जानवर को अपने आर्मर से मार डालता है। फिर वो नेटिरी को मारने ही वाला था, तभी जेक वहाँ आ जाता है और वो कर्नल को बोलता है कि उसकी टीम हार चुकी है, इसीलिए अब वो भी अपने हथियार डाल दे। पर कॉरिच उसकी नहीं सुनता और वो जेक को मारने पर तुल जाता है। उस वक्त जेक का इंसानी शरीर और वो अवतार मशीन उसी जगह के पास थी जहां इन दोनों की लड़ाई चल रही थी। इसलिए कर्नल अब उस अवतार चेंबर पे हमला करके उसे डैमेज कर देता है, जिससे जेक के इंसानी शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और उसका अवतार कमजोर पड़ने लगता है। फिर कर्नल कॉरिच जेक के अवतार को मारने लगता है, तभी नेटिरी उस पर तीर चलाकर उसे खत्म कर देती है। उधर ऑक्सीजन नहीं मिलने से जेक का असली शरीर मरने ही वाला था। तब नेटिरी वहां जाकर उसे ऑक्सीजन मास्क लगाती है और उसकी जान बचा लेती है। लड़ाई के बाद जेक कबीले वालों के पास पहुंचता है, जहां सूटे नाम का एक नावी बुरी तरह जख्मी पड़ा था। नेटिरी के पिता के मरने के बाद
सूटे को ही नया सरदार बनाया गया था, लेकिन फिलहाल वो इतना घायल हो गया था कि उसका बचना नामुमकिन था। इसलिए अब सूटे जेक को सरदार की जिम्मेदारी सौंप के मर जाता है। इस सब के बाद आईडीए वालों को पेंडोरा से निकालकर पृथ्वी पर वापस भेज दिया जाता है और सिर्फ कुछ ही इंसानों को वहां रहने दिया जाता है जो नावी के सपोर्टर थे। आखिर में जेक ये फैसला करता है कि वो अपना इंसानी शरीर छोड़कर हमेशा के लिए एक नावी बन जाएगा। इसके लिए कबीले के सब लोग आत्मा के पेड़ के पास जमा होते हैं, जहां जेक की दोनों बॉडी को उस पेड़ से जोड़ा जाता है। इस प्रोसेस के जरिए उसकी कॉन्शियसनेस हमेशा के लिए उस एवेटार यानी नावी शरीर में चली जाती है और इससे जेक का पुनर्जन्म होता है। इसके आगे की कहानी इस मूवी के सेकंड पार्ट में दिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी एवेटार मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.